50 साल पहले अंबेडकर जयंती पर सरकारी छुट्टी कराने के मुद्दे पर कांशीराम ने आंदोलन किया था और फिर वो देश में अंबेडकर की विरासत और दलित राजनीति के सबसे बड़े नेता बन गए। कांशीराम की पार्टी बीएसपी ने अंबेडकर के नाम के सहारे ही दलित वोट बैंक पर कब्जा किया और अब उसी दलित वोट बैंक के लिए सभी पार्टियों में अंबेडकर को अपना साबित करने की होड़ मच गई है। बिहार में बीजेपी को अपना कार्यकर्ता सम्मेलन करने के लिए अंबेडकर जयंती का मुहूर्त सही लगा तो यूपी की समाजवादी पार्टी सरकार ने अंबेडकर जयंती पर ऐलान किया कि इस साल से बाबा साहब के महानिर्वाण दिवस पर भी सरकारी छुट्टी मिलेगी। कांग्रेस को भी बाबा साहब बड़ी शिद्दत से याद आए और संघ के मुखपत्रों में तो उन पर कवर स्टोरी भी छापी गई। अब एक बड़ी बहस का मुद्दा है कि अंबेडकर के नाम पर एक ऐसी सियासी जंग शुरू हो गई है। क्या बाबा साहब दलित वोट पाने का एक जरिया है? क्या अब देश में एक और महापुरुष के नाम पर सियासत शुरू हो गई है? क्या अब संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर दलितों को साधने की राजनीति का खेल शुरू हो गया है? अहमदाबाद की तस्वीरें देखी। कट्टर हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया और बाबा साहब के विचारों में कोई मेल नहीं, लेकिन तोगड़िया जयंती पर बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण करने पहुंच गए और कांग्रेस का विरोध भी झेलना पड़ा। आरएसएस की पहचान भी एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के तौर पर है, लेकिन आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के विशेषांक में अंबेडकर को हिंदू धर्म छोड़ने की घटना को भी उनके राष्ट्रवाद का प्रमाण बताया गया। अंबेडकर पर सीधे तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी ने भी मौका भुनाने की पूरी कोशिश की। बाबा साहेब की जयंती के दिन यानी 14 अप्रैल को पटना में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करके अंबेडकर का महिमा मंडन किया गया। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस जन्म दिवस के अवसर पर अपनी तरफ से भी और अपने सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जब तक भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, तब तक भारत से संसदीय लोकतंत्र को कोई दुनिया की ताकत समाप्त नहीं कर सकती है। यह मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कल एक और कार्यक्रम बगल में वैसे लोग करने जा रहे हैं अपना पार्टी का, जिनको अंबेडकर साहब से कोई लेना देना नहीं था। वहीं कांग्रेस ने अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाकायदा 21 सदस्यों की कमेटी बना दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खुद इस कमेटी की कमान संभाल रही हैं। मध्य प्रदेश में अंबेडकर के जन्म स्थल महू से शुरू होने वाले समारोह का अंत अगले साल 14 अप्रैल को नागपुर में वहीं होगा, जहां अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। यूपी में अखिलेश सरकार ने 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस मनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जी ने अंबेडकर जयंती पर घोषणा की है। उनके निर्माण दिवस पर अंबेडकर 6 दिसंबर को तो उसकी छुट्टी की घोषणा कर दी है। डॉक्टर अंबेडकर को समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा उनका सम्मान किया है। विरोधियों की इस मुहिम से बीएसपी में खलबली मची है, लिहाजा मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और सपा के इस अंबेडकर प्रेम पर सवाल भी खड़े किए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मान और सम्मान देने की बात आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी इसका डटकर विरोध करती है और सिर्फ बीजेपी की सरकार को गिरा देती है। क्या आप ऐसी कांग्रेस पार्टी के पीछे चलना चाहेंगे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया? इस साल बिहार में चुनाव है, फिर 2017 में यूपी की बारी है। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव की सुगबुगाहट सुनाई देगी। तीनों ही राज्यों में दलितों का वोट अच्छा खासा है, तो क्या इसी वजह से सभी सियासी दलों के लिए बाबा साहेब दलित वोट पाने का जरिया बन गए हैं? अंबेडकर के नाम पर आखिर ये कैसी सियासी जंग? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यह है कि एकाएक बाबा साहेब क्यों याद आए? भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर, जिन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। देश का लिखित संविधान उन्होंने हमें दिया है।
क्या क्या दिया है उन्होंने, अगर इसको काउंट किया जाए तो ये अनगिनत है। भारतीय समाज में उनके योगदान के लिए अगर उन्हें हर मिनट याद किया जाए, हर घंटे याद किया जाए, हर दिन याद किया जाए, हर सप्ताह याद किया जाए, हर महीने याद किया जाए, हर साल याद किया जाए, तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 14 अप्रैल को ही उन्हें याद किया जाता है और सभी पॉलिटिकल पार्टी अपने कन्वीनियंस के साथ, अपनी सुविधा के साथ उन्हें याद करती हैं? क्या पॉलिटिकल कॉपीराइट के लिए उन्हें याद किया जाता है? यही हमारे बहस का मुद्दा है। क्या दलित वोट पाने का जरिया बन गए हैं भारत रत्न बाबा साहेब? इसी पर बड़ी बहस होगी और इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ गए हैं दलित चिंतक, समाज के जाने माने चेहरे डॉक्टर चंद्रभान प्रसाद जी, जो कि बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं इन तमाम सब्जेक्ट्स पर। आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सोमनाथ भारती जी, प्रेमचंद मिश्रा जी जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन आरती मेहरा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उमेश कुमार सिंह साहब बिहार के सह प्रभारी हैं आम आदमी पार्टी के और योगेंद्र यादव जी के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इनको भी हमने बुलाया हुआ है कि ये क्या सोच रखते हैं इस इश्यू पर। लेकिन चंद्रभान जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, एकाएक ये प्रेम क्यों? एक सरकार छुट्टी घोषित कर रही है, कांग्रेस पार्टी 1 साल का कार्यक्रम घोषित कर रही है, बिहार में बीजेपी उनको याद करके कार्यक्रम कर रही है, आरएसएस जिसके चिंतन के वो मूल रूप से विरोधी थे वो उनके ऊपर 2-2 विशेषांक निकाल रही है, उनको राष्ट्र निर्माण का शला का पुरुष मान रही है। क्या हो गया एकदम से? देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर पर एक कंसेंसस बनी है कि वो नेशनल एक आइकन है। इसमें किसी को कोई गुरेज नहीं, अब नहीं है, एक बिल्कुल नहीं है कोई गुरेज। मैंने कहा उनको मिनटों में याद किया जाना चाहिए, घंटों में याद किया जाना चाहिए, दिनों में याद किया जाना चाहिए, एक तारीख पर नहीं याद किया। सवाल ये उठता है कि ये सारी पार्टियां बाबा साहब के ऐसे कौन से विचार हैं जिससे इतना आकर्षित होकर के उनको आज मुझे लगता है वोट बैंक, सिर्फ वोट बैंक के लिए आकर्षित हो रही है। उनको लगता है कि अगर दलित वोट बैंक में सेंध लगानी है तो बाबा साहब का नाम लो, उनका विचार और आचार के साथ चलने का एक नाटक करो। मैं सिर्फ इसे नाटक कहूंगा। आप देखिए, दलितों में एक दलित मिडिल क्लास पैदा हो चुका है। बिल्कुल। अमेरिका में जब ओबामा साहब राष्ट्रपति बने तो मैंने पूछा अपने अमेरिकन ब्लैक लोग मित्रों से कि ये क्या इसका रहस्य है, तो उन्होंने कहा कि ओबामा साहब के राष्ट्रपति बनने से पहले सैकड़ों ब्लैक बिजनेस ओबामा पैदा हुए हमारे देश में, तब एक पॉलिटिकल ओबामा पैदा हुआ। तो आज एक दलित मिडिल क्लास इस भारत वर्ष में पैदा हो चुका है और जो बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए सभी पार्टियां चाहती हैं कि हम उस दलित मिडिल क्लास के वोट पर अपना जमाए कब्जा, इसमें कुछ बुरा नहीं है, इसका स्वागत होना चाहिए। पर यह दलित मिडिल क्लास अब इस बात से प्रभावित नहीं हो जाएगा कि आपने बाबा साहब की मूर्ति पर फूल चढ़ाया है। यह दलित मिडिल क्लास एस्पिरेशनल है, इसके एस्पिरेशन काफी हाई हैं और अंबेडकर के जो मूल सिद्धांत थे अगर उसमें से 1-2 पर भी अगर ध्यान नहीं जाएगा इन लोगों का, तो दलित समाज इतना अब वो नहीं रहा कि भावुक होकर के और पीछे पीछे लग जाएगा, पीछे पीछे लग जाएगा। लेकिन उदित राज जी, ये हकीकत नहीं है क्या कि आप सिर्फ दलित वोट बैंक को साधने के लिए आज बाबा साहब के नाम पर इतने बड़े बड़े कार्यक्रमों की घोषणा कर रहे हैं? आज बहुत बड़ा कार्यक्रम संसद मार्ग पर किया, शायद इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ नहीं होगा, लेकिन एक बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो विश्लेषण आपका सुना, मैं उससे पूरी तरह से सत्य नहीं हूं, इसलिए कि कोई आइकन, कोई व्यक्तित्व तो तभी वोट बैंक होता है जब उसके मानने वाले होते हैं। तो मानने वाला एक बड़ा तबका है, माना क्यों, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। जो आज की हालत में दीपक जी, अगर रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में न हो और पॉलिटिक्स में न हो, तो दलित जो है चाहे मीडिया में हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, या कैपिटल मार्केट हो, शेयर मार्केट हो, या आईटी कंपनी हो, कंस्ट्रक्शन हो, सर्विस सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कहीं भी नहीं है, जीरो है। मुझे याद है कि कूपर न्यूयॉर्क टाइम्स का एक जर्नलिस्ट दिल्ली में आया बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले, उसने मिलना चाहा एक दलित जर्नलिस्ट से, सीनियर दलित जर्नलिस्ट से, वो मिल नहीं पाया। तो आज जो मिडिल क्लास पैदा हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्ष की वजह से पैदा हुआ। ये रिजर्वेशन, जो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन है, वही कारण है
वही कारण है मिडिल क्लास का पैदा होना, बुद्धिजीवी का पैदा होना, और उसी ने दबाव बना रखा, हर पार्टियों के अंदर दबाव बना रखा है। और मैं कांग्रेस के बारे में यह कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस ने जो आज इतना शोर शराबा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर कर रही है, अगर इसने थोड़ा सा भी उनके विचारों को लागू किया होता तो आज यह स्थिति नहीं होती कि बिना आरक्षण के संसद में मैं नहीं घुस सकता, कोई दलित नहीं घुस सकता और विधानसभाओं में नहीं घुस सकता। तो डॉक्टर अम्बेडकर की आज सबको मनाने की होड़ इसलिए लगी हुई है कि डॉक्टर अम्बेडकर में वजन आ गया है, उनके पीछे फॉलोइंग आ गई आज के समय में। तो कई बार ऐसा होता कि कुछ लोग अपने जीवन में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, मरने के बाद में शायद उतनी प्रसिद्धि नहीं होती है, क्योंकि कुलीन वर्ग उनको प्रमोट करता है। कई बार ऐसा होता कि आदमी पैदा अपने जन्म में भी प्रसिद्ध होता, बाद में भी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ में यह हुआ कि अपने जीवन में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं किया उन्होंने। 80-90 के दशक में किसी ने सोचा नहीं होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर इतना बड़े व्यक्तित्व बनकर के उभरेंगे। आज पूरे देश के अंदर नुक्कड़ कोई भी ऐसा गली नहीं है, कूचा नहीं है, शहर नहीं जहां जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा। तो ये वोट बैंक इसलिए भी हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप इसलिए नहीं लग पाता है कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही है तो 26 अलीपुर रोड जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हुआ था, उस जमीन को खरीद करके राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। शिवराज सिंह चौहान जी वहां मुख्यमंत्री होते हुए महू जहां उनकी जन्मस्थली है उसको विकसित करने का कार्य किया है। तो कई ऐसे कार्य किया है। बिल्कुल वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, मैंने ही आंदोलन किया था इसी मिडिल क्लास के सहायता से, और 3 संवैधानिक संशोधन हुए। लेकिन कांग्रेस ने 10 साल ठीक है, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, चाहे वो पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के मामला हो, चाहे आरक्षण का। कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, गंभीर आरोप है आप पे कि आपने 55 सालों तक या ये कहें 60 सालों तक बाबा साहब की पॉलिसीज को इग्नोर किया, जिसका ये कारण है कि एक ऐसा समाज पैदा हुआ जिसने प्रेशर ग्रुप बनाया है और बाबा साहब की मान्यता को और ज्यादा समाज के अंदर फैलाया है, और जिसके कारण ये जागृति आई है कि आज 124वें जन्मदिन पर कांग्रेस भी मजबूर हुई है कि 1 साल के कार्यक्रम को आगे बढ़ा जाए। और तो और आपने उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। आप देश में नहीं हो। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस ने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया या उनके सोच, उनके आदर्शों को नहीं अपनाया, तो मैं समझता हूं कि या तो व्यक्ति अज्ञानी है या तथ्यों को छुपाना चाहता है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस के लिए बाबा साहब और उनके विचार हमारे आस्था का प्रतीक है। वो हमारे लिए वोट बैंक की राजनीति का एक जरिया नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे कई क्षेत्रीय पार्टियां आजकल कर रही हैं, जो उन्हें एकाएक याद करने लगे। अगर आप याद करिए संविधान सभा में तो कांग्रेस का बहुमत था, हमें क्या जरूरत थी, हमने बाबा साहब को संविधान सभा बनाने का, उनको मैंने ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो मुझे बताइए, बॉम्बे सीट से इलेक्शन क्यों हो रहा है बाबा साहब को? समझा और कहा कि भारत का संविधान, बॉम्बे सीट से कांग्रेस में इलेक्शन क्यों हो रहा है बाबा साहब को? भारतीय जनता पार्टी के दबाव बनाया था कांग्रेस के ऊपर कि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा का सुनिए मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए प्रेमचंद मिश्रा जी। बोलने दीजिए ना। बॉम्बे सीट से कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव क्यों हराया? बॉम्बे सीट से कांग्रेस ने बाबा साहब को चुनाव क्यों हराया? कांग्रेस ने बाबा साहब को संविधान निर्माण के लिए जिम्मेदारी क्यों दी? उससे पहले चुनाव क्यों हराया? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। क्यों बनाया? हमने नहीं, मैं बता रहा हूं, हमारे वैचारिक मतभेद कई बिंदुओं पर थे, लेकिन हमने उनके विचारों का सम्मान किया है। हमने जो उन्हें सम्मान दिया वो किसी दूसरे पार्टी ने नहीं दिया है। आप मान रहे हैं मतभेद थे? कई बिंदुओं पर मतभेद होते हैं। हाँ, कई बिंदुओं पर हमारे उनके कार्यशैली को लेकर मतभेद था। वो हिंदू धर्म को लेकर उनकी आपत्ति थी, महिला अधिकारों को लेकर था, जिस पर पुणे पैक्ट बाद में हुआ। ये तमाम इतिहास की चीजें हैं। लेकिन मैं आज बीजेपी से ये जानना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी आज उनका जन्मदिन मनाना चाहती है, वो ये बताए कि जिस अरुण शौरी ने अपनी पुस्तक लिखा, पुस्तक में क्या लिखा है? पुस्तक का नाम मैं बता रहा हूं, उदित राज जी बता दें। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, जिसमें अंबेडकर जी के बारे में अशोभनीय और अभद्र बातें लिखी गई हैं। उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू बताया गया। उन्हें बताया गया
उन्हें बताया गया कि ये स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। आज उसी अरुण शौरी को वाजपेयी सरकार ने इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद पुरस्कार स्वरूप केंद्रीय कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया। इसका जवाब बीजेपी को देना चाहिए कि आखिर आप जिन लोगों ने बाबा साहब को गालियां दी उसे भारतीय जनता पार्टी ने मिनिस्टर बनाकर सम्मानित किया। आज आप अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं। नहीं, आप जवाब नहीं दे सकते हैं चूंकि आप असली बीजेपी नहीं है। अभी तो जुमा साल भर पहले आप बीजेपी में आए हैं। आप क्या बात करेंगे बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा और सम्मान किया है न सिर्फ अम्बेडकर जी का, बल्कि अम्बेडकर जी के सोच को, अम्बेडकर जी के विचारों का, उनके आदर्शों का बिल्कुल ही कभी बीजेपी ने नहीं स्वीकार किया। ये अरुण शौरी जी का व्यक्तिगत मत है, उससे भारतीय जनता पार्टी सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मिनिस्टर बनाया। वाजपेयी गवर्नमेंट में 4 साल मिनिस्टर रखा उस पुस्तक के प्रकाशन के बाद। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने उन लोगों को सम्मानित किया। अरे आप लोग भी तो करते हो, तमाम सारे ऐसे नेता आपके बयान देते हैं, उसके बाद में आप कहते हो कि ये तो इनका व्यक्तिगत मत हो, मंत्रालय में रखते हो। उदित राज जी, आप नहीं, पुस्तक लिखना, उसके बाद प्रकाशन हुआ, प्रकाशन के बाद उस व्यक्ति को आप मिनिस्टर बना रहे हो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिन लोगों ने अंबेडकर जी को अपमानित किया उसे बीजेपी ने सम्मानित किया, उसके बाद भी आप यहां थेट्रोलॉजी डाल रहे हैं। उदित राज जी, ऐसे नहीं चलता है। आपके लिए आज वो वोट बैंक का एक माध्यम है। आपके पार्टी में, आपके पार्टी ने विधायकों ने, आपके पार्टी दिल्ली में आपके पार्टी के विधायकों ने बाबा साहब को कहा, अच्छा प्रेमचंद मिश्रा जी विधान नहीं रखा, मुझे काउंटर को विधायक का नाम भी ले सकता हूं। उदित राज जी, सोमनाथ जी मैं क्षमा कर रहा हूँ। उदित राज जी, मेरा सवाल आपसे है, उदित राज जी कर दिया तो आपने भी तो किया है काम। मुझसे एक सेकेंड प्रेमचंद मिश्रा जी, मेरा एक सवाल, मैं आपके ही सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ। उदित राज जी, अरुण शौरी ने जो कुछ लिखा था, क्या आप उसको सही मानते हैं? दीपक जी, मैं भी हूँ। मैं नहीं सही मानता हूँ, गलत है। हम भी कंडेम करते हैं, गलत है, हम उसको सही नहीं मानते हैं। अच्छा, यही सवाल आरती मेहरा से पूछता हूँ। आरती मेहरा जी, आपकी पार्टी ने उस वक्त बहुत डिफेंड किया था अरुण शौरी की किताब वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स को। दीपक जी, सबसे पहले प्रेमचंद जी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि इतने वर्षों से आपने राज किया, क्या कारण है? एनएसएसओ के आंकड़े बताते हैं कि 2001 में 40% दलितों की आय तब भी कम थी और 2004 में भी, वो 2011 में भी उतनी ही कम है। 40% का अंतर है। ये तो बहुत मसीहा बनते हैं। मेरा ये कहना है कि आज का जो दिन है वो एक बड़ा दिन है। उस दिन में इतने प्रासंगिक हैं हमारे संविधान निर्माता, उनको सिर्फ एक वर्ग विशेष के साथ बांध के देखना उनके साथ अन्याय होगा। उनकी पूरी विचारधारा, उनकी पूरी सोच, उनकी सारा शोध, उस पे प्रेरणा लेके काम करना है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि जो अच्छी सोच पे अगर कोई सरकार काम करना चाह रही है, उस पे चलना चाह रही है, क्योंकि दीपक जी देखिए, मैं स्टूडेंट लाइफ से राजनीति में रही और मैंने पढ़ा है, और पढ़ने के साथ जब मैं अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को पढ़ती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि इन लोगों की सोच में कितनी एक थी, कितना इनका दूरदर्शित थे और कैसे ये स्टेट्समैन थे। इन्होंने भी गरीबों को, दलितों को मुख्य समाज में आने के लिए न सिर्फ संघर्ष किए, अन्याय झेले, प्रश्न उठाए। जी, आपका सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि क्यों एक जगह से पानी नहीं बह सकता? आम का जवाब इसलिए मत दीजिए। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था कि क्या आप अरुण शौरी की पुस्तक वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स में लिखा जो है उससे सहमत हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं मानते, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
बिल्कुल कब आपकी पार्टी ने उसको डिफेंड क्यों किया था? उनका कब आपकी पार्टी ने उसको डिफेंड क्यों किया था? अरुण शौरी को मिनिस्टर क्यों बनाया बीजेपी ने? थिंकर और एक बीजेपी ने क्यों मिनिस्टर बनाया? मैं आपसे मंत्री पूछती क्यों हूँ कि बनाए? आपने इसके सुभाष जवाब दे चंद्र भारतीय जनता बोस पार्टी। की इतनी बड़ी जो देश में बहस है, आपने स्नूपिंग क्यों की? आप स्नूपिंग क्यों करते रहे सालों तक? ये स्नूपिंग क्या आपका कारण थे? दिनचर्या है। आप प्रश्न का जवाब दीजिए। आज भारतीय देश में जनता पार्टी इतनी बड़ी बहस छिड़ी हुई है, इतनी बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अरे अम्बेडकर जी से कहा सुभाष चंद्र बोस जी पर आ गए। जासूसी मामले में आपको पीएचडी हासिल है। सोमनाथ भारती जी, वो आपके कार्यशैली का हिस्सा है। सोमनाथ भारती जी, आप बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल आप देखिए, पुराना आपका पुराना सोमनाथ भारती जी, क्या ये दोनों पार्टियों के घड़ियाली आंसू है? लोग मिसेस गांधी तक अरे भाई सोमनाथ भारती जी अभी नहीं बोले, उनको भी सुन लिया जाए। दीपक जी, मैं सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों को बुलवा करके आपस में बहुत सारे फैक्ट्स बाहर निकलवा लेते हैं और हम लोग का ज्ञानवर्धन हो जाता है। और ये दोनों पार्टियों के पास कहने को कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने नेहरू परिवार के अलावा किसी और पॉलिटिकल लीडरशिप जो इंडिपेंडेंस के समय की थी, कुछ नहीं किया। दूसरा चीज, एक सेकेंड, दूसरी मैं जानता हूं उदित राज जी कि कितनी पीड़ा है भाजपा में रहने के कारण। अगर कोई व्यक्ति तीसरी के फ्रीडम आरती मेहरा जी जो कह रही है योगदान को भाजपा ने तो पॉलिटिकल लीडरशिप, वो व्यक्ति अज्ञानी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, देश को गुमराह करना चाहता है। पॉलिटिकल लीडरशिप का जो मिसयूज किया है, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, नाथूराम गोडसे तक की मंदिर बनाए जा रहे हैं। ये तो जिस तरह का मिसयूज फ्रीडम फाइटर्स का भाजपा कर रही है, और जो ये आज कह रही है कि भाई हम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को बड़े स्तर पर मनाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर किसी की जयंती के मोहताज नहीं है। मुझे मालूम है, मैंने अपने कॉलेज डेज में डॉक्टर अंबेडकर से इंस्पिरेशन कितना लिया। आज ये दलितों से भी ऊपर उठ करके वो सारा जो स्ट्रगलिंग क्लास है, वो जो मिडिल क्लास है, जो गरीबी में रह करके संघर्ष करते हुए इंटेलेक्चुअल जायंट बन के डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे देश को दिखाया। आज वो पूरे देश के लिए इंस्पिरेशन है। और ये दलितों की राजनीति करके, चाहे भाजपा करे या कांग्रेस करे या बसपा करे या सपा करे, पहला अपॉर्चुनिटी आया आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल करियर में, हमने तो नहीं और पहले अपॉर्चुनिटी को 14 अप्रैल को हमने छुट्टी घोषित किया, जो बरसों से नहीं हुआ, आपने भी दलितों की राजनीति कर ली है सोमनाथ भारती जी, आपने भी दलितों की राजनीति कर ली है। आपने भी अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू रख लिया है, भूलिए मत, आपने भी अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू रख लिया है। हम अपनी जान दे करके भी इनकी जो कुछ भी ड्यू है वो पूरा करेंगे। आपका चुनाव चिन्ह याद दिलाऊं आपको, वो भी झाड़ू है, वो भी दलित राजनीति से प्रभावित है। रुकूंगा एक ब्रेक के लिए। तो क्या अंबेडकर की जो सियासत उन्होंने शुरू की थी, जो राजनीति उन्होंने शुरू की थी, उसकी जो पॉलिटिकल कॉपीराइट है उसको लेने के लिए अब संघर्ष शुरू हो गया है राजनीतिक पार्टियों में, क्योंकि आज का उनकी जो 125वीं जयंती की शुरुआत है, उस लीगेसी को पाने के लिए, उसकी परंपरा को पाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों में एक लंबी होड़ सी लग गई है। इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं और सीधे में चलता हूं आरती मेहरा जी के पास। आरती मेहरा जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, इसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, और मिश्रा जी को चाहता हूं कि मिश्रा जी इसको ध्यान से सुने। आरती जी, बीफ बैन पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? बीफ का जो बैन लगाते हैं उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? गौ हत्या पे पूरी तरह से बैन हो, मेरी पार्टी का ये स्टैंड है। गौ हत्या स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते पूरी तरह से गौ हत्या के खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल क्लियर दीपक जी। चलिए ठीक है, अब मैं बाबा साहब अंबेडकर के विचार सुनाता हूं, जो उन्होंने लिखा था बीफ बैन के बारे में। अंबेडकर ने बहुत पहले इस विषय पर काफी कुछ लिखा था। उन्होंने लिखा, मैं उनको कोट कर रहा हूं, गौमांस खाने वालों को अछूत करार देना निचली जातियों के प्रति ब्राह्मणवादियों का नजरिया दिखाता है
अगर गोमांस खाना केवल एक निजी और सेक्युलर चीज होती तो नौबत नहीं आती, लेकिन ब्राह्मणों ने गाय को एक धार्मिक प्रतीक बना दिया। अपने तथ्यों के समर्थन में अंबेडकर ने ऋग्वेद सहित अन्य प्राचीन साहित्यों का भी हवाला दिया, यानी वो गौमांस के समर्थन में खड़े थे और उनका कहना था कि इसको रोकना ये पूरी तरह से गलत है। अब आप कहते हैं कि विचारधारा में आपके साथ थे, वो आपसे बिल्कुल अलग खड़े हुए थे। अब आप उनकी लीगेसी को क्यों अपनाना चाहते हैं? देखिए दीपक जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक बड़े समाज सुधारक थे। न सिर्फ वो एक विधि संविधान निर्माता थे, वो एक अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। समाज में समता की बात थी, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज उनकी देन थी, उसके साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट और उसके साथ ही साथ कौशल से। मेरा ये कहना है कि मैं जब आपसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करती हूँ, दीनदयाल जी पे चली गई, मैं तो आपसे अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ आरती जी, मैं तो भारत रत्न बाबा साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, मेरा सवाल सीधा है, आप गौमांस चाहती है, वो गौमांस फ्री चाहते मैं वही कह रही हूँ, लेकिन गौ हत्या नहीं, लेकिन उनकी और भी 10 बातें थी। तो 10 बातों में अगर किसी हम एक बात पे एग्री नहीं करते तो विचारधारा से बिल्कुल ही अलग हो जाते। समाज के सबसे निचले शोषित गरीब ऐसे व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना, वो जोड़ने की ये तो आपकी मुख्य विचारधारा है। क्या इससे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? उनको एक वर्ग क्या इससे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? और उनके नहीं, देखिए गाय, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या इससे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे? गौ हत्या के खिलाफ, गौ हत्या से हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। भारत रत्न के विचारों का क्या है दीपक जी? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके नहीं, तो उनके और भी तो विचार दीपक जी लिए जाएंगे ना। और भी इतने विचार हैं जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज के उत्थान का काम करते हैं, समाज को आगे ले जाने का काम करते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने तब पुरुष और महिलाओं की समानता की बात करी, 1942 में वो लड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदमी की एक विचारधारा, अगर मैं आपसे अगर 10 चीजों में एग्री करूं, एक चीज में एग्री न करूं, तो मेरे विचार या मेरी विचारधारा या मेरी कोई शत्रुता नहीं हो जाती। एक अच्छे बड़े व्यक्तित्व, जिनका इतना बड़ा व्यक्तित्व था, उनकी और भी बहुत बातें आगे लेके चलने की। एक गौमांस, मिश्रा जी मैं आ रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल और जो मिश्रा जी मैं आ रहा हूँ, एक छोटा सा सवाल और। आरती मेहरा जी, आप मनुस्मृति को मानती है ना? जी, मैं नहीं मानती। ब्रेकिंग न्यूज चला दूं? दीपक जी, मैं नहीं मानती पर्सनली। मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं मानती। ये मेरा पर्सनल व्यू हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मानती। आपकी पार्टी का? नहीं, मैं पार्टी का इस विषय पे नहीं बात करना चाहूंगी, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। नहीं, आप तो पार्टी की प्रवक्ता हैं आरती जी, आपको तो पार्टी के विषय में बात करना चाहिए। नहीं, मैं इस विषय में आपसे बिल्कुल क्लियर कह रही हूँ। आपने गौ हत्या पे बोला, मैं बिल्कुल अपनी एकदम क्लियर और कन्विक्शन के साथ कि गौ हत्या के हम खिलाफ हैं, बहुत क्लैरिटी से मैं आपको कह रही हूँ। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अम्बेडकर जी के नेतृत्व में आपने पूछा कि क्या आप अरुण शौरी जी के, आपने ये पूछा नहीं, आपने नहीं, अम्बेडकर जी के नेतृत्व में, तो हम अरुण शौरी जी के उससे बिल्कुल भी नहीं। अंबेडकर जी के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियां हजारों लोगों ने जलाई थी, क्या ये ठीक किया था? जी, मैंने पढ़ा है। मैं वो पिछले इतिहास में, उस इतिहास में नहीं जाना चाहती हूँ। अरे इतिहास से तो भविष्य की नींव पड़ती है। इवैल्यूएशन होता है, चर्निंग प्रोसेस होता है, और चर्निंग प्रोसेस में आज देश बहुत, तो भविष्य की नींव भी तो हम डाल रहे हैं। एक अच्छा भविष्य हो, जहाँ पे समरसता हो, जहाँ पे सबका साथ हो, सबका विकास हो,
सबके लिए आरसीबी कार्य घर हो, बनने वाला है। वही काम तो हमारे प्रधानमंत्री दीपक जी जी, कर आपने रहे हैं, इनको बड़ा मुसीबत में डाल दिया है। कर रहे हैं। अच्छा, ये प्रवीण पूछ रहे तोगड़िया जी, प्रवीण तोगड़िया ने भी आज मैं माला कोई चलाई। मुसीबत में नहीं होती सोमनाथ जी, वो आप अपनी बगावत संभालिए, वो बगावत संभालिए जो आम आदमी पार्टी की नंबर 2 बनने जा रही है। आप उसकी बात भारती करिए जी, सोमनाथ आज भारती जी, आप हमारी चिंता मत आज करिए। आपने जो अभी आपको बहुत कुछ आज प्रूफ करना आपने बाकी जो है, आपका इतिहास तो confusing बिल्कुल statements नया दिए है। हैं, मैं किसी उस दिक्कत में नहीं आती statements कभी के भी। बाद अच्छा, भाजपा प्रेम भी मिश्रा जी, एक्सपोज हो गई है कोई कंफ्यूजन और नहीं आप है, भी एक्सपोज हो गए हैं, प्रवीण कोई तोगड़िया भी एक्सपोज हो कंफ्यूजन गए नहीं हैं। है। आप अपने स्टेटमेंट दीजिए, आप बताइए। प्रेमचंद वोट मिश्रा बैंक जी, की राजनीति आप करने से कब देखिए बाज आपका आएंगे क्या आप? हश्र हो रहा है, किस तरह से आप एक्सपोज हैं। आज सोमनाथ प्रवीण भारती तोगड़िया जी ने भी गुजरात में माला चढ़ा दी अम्बेडकर पे। क्या वो भी मनुस्मृति को मानना बंद कर देंगे और क्या वो भी कहेंगे कि गोमांस से प्रतिबंध हटना चाहिए? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है भारतीय जनता पार्टी की सोच और अंबेडकर जी की सोच में बड़ा फर्क है। अंबेडकर जी ने राइट टू इक्वलिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, समानता के अधिकार, जो भारतीय संविधान की मूल हमारी जो एक सोच है, विजन है, उसके पक्षधर रहे। भारतीय जनता पार्टी समाज तोड़ने वाले लोग हैं, ये समाज में विद्वेष फैलाते हैं, ये मिसट्रस्ट पैदा करते हैं, ये जाति और धर्म के आधार की राजनीति करते हैं और वो जाति उन्मूलन की बात करते थे। तो आज अंबेडकर जी के बारे में जब भारतीय जनता पार्टी कोई आयोजन करती है, जाति की राजनीति तो आप भी करते हैं, इससे बड़ा मजाक और हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ऐसा मत बोलिए, जाति की राजनीति तो आप भी करते हैं। राजनीति वो अलग नहीं, मैं बता रहा हूं, नहीं, कांग्रेस ने कभी दीपक जाति जी, और धर्म के आधार पर चाहती राजनीति हूं। नहीं की है। दीपक जी, हम मैं समाज एक के बात पूछना सभी चाहती वर्ग को हूं। लेकर चलने में इन्होंने विश्वास तो बहुत करते हैं अम्बेडकर और जी को समाज के माना। सभी वर्ग को इन्होंने समानता का दलितों के अधिकार विकास के देना लिए क्या चाहते किया? हैं। सुनिए, 40% का आरती जी, गैप आज भी क्यों? आरती जी, मैंने आपकी मुझे बात का जवाब नहीं दिया प्रेमचंद जी जवाब दे दे। मैंने आपको नहीं टोका था। जवाब दे दे 40% जी, का। मैंने आपको नहीं टोका था। 40% आपने मेरा जवाब नहीं दिया। 40% का ये गैप क्यों है आय में, मुझे बोलने उनके जीवन के स्तर में? मुझे बोलने 40% का गैप क्यों है? आपने तो अब ऐसे लगातार मैं बोलने लगूंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जी, आपकी बातों को मैंने सुना था, मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सोच एक संकीर्ण विचारधारा की है। बीजेपी की सोच और अंबेडकर जी की सोच कभी मिल नहीं सकती। आज अंबेडकर जी को लेकर पटना में भी एक आयोजन किया, अमित शाह जी आए, राजनाथ जी आए। जानकर ताज्जुब होगा, इन लोगों ने बिहार चुनाव कैसे जीतेंगे इस पर भाषण दिया, अंबेडकर जी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। तो इससे बड़ा ढोंग और पाखंड क्या हो सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पाखंड की राजनीति करने में इसको पीएचडी हासिल है। भाषण तो पूरा सुन लेते के नाम पर, राजनाथ जी ने तो अम्बेडकर पे ही बोला है। नहीं, मैंने सुना ना, राजनाथ जी ने तो अम्बेडकर पर ही बोला है। राजनाथ जी ने कहा कि आज अम्बेडकर जयंती है। नहीं, मैं राजनाथ जी ने तो भारतीय सेना के बारे में ऐसी बात आज बोल दी जो इंडियन टीवी नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में इंडियन आर्मी को यह ऑर्डर था कि पाकिस्तान कितना भी गोलाबारी चलाए तुम जवाब मत देना। अब बताइए, इससे बड़ा गैर जिम्मेदार बयान कोई गृह मंत्री दे सकता है क्या? अच्छा ठीक है, मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगा। ब्रेक के लिए रुकना चंद्रबाबू। जितने भी राजनेता है, जितने भी अंबेडकरवादी पॉलिटिकल पार्टी है, जितने भी दलित सोच की पॉलिटिकल पार्टी है, कांशीराम जी क्लेम करते हैं, आरपीआई क्लेम करती है, छोटे छोटे और फ्रैक्शन से, अंबेडकर जी व्यक्ति पूजा के विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। जितना मैं समझ पाया हूं, जितना मैं पढ़ पाया हूं, उनकी चौराहे चौराहे मूर्ति लगा दी, उनकी मूर्ति पूजा करते हैं। क्या ये उनकी सोच के साथ टकराव नहीं? जी हाँ, बाबा साहब के विचारों पर चर्चा बहुत कम होती है और मैं समझता हूं कि बहुत ही ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी को ये मान लेना चाहिए कि उनसे बाबा साहब के संदर्भ में कुछ हिस्टोरिक ब्लंडर्स हुए हैं। साथ ही बीजेपी को ये ईमानदारी से मानना चाहिए कि बाबा साहब का जो विचार इतना मॉडर्न है, इतना रेडिकल है कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए उन विचारों के साथ चलने में। ये ईमानदारी से अगर कह दें तो नेताओं के प्रति लोगों का सम्मान थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होगा और क्या बदला है भारतीय जनमानस की सोच में? क्योंकि 21वीं सदी के अंदर इंटरनेट की एक वोटिंग होती है और उस वोटिंग में इंडिया आफ्टर गांधी, यानी गांधी के बाद सबसे बड़ा महापुरुष कौन, उसमें आता है बाबा साहब का नाम। ऐसा क्यों?
बाबा साहब दलित वोट पाने का एक जरिया है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इसी बात पर हमारी बड़ी बहस चल रही है। हमारे साथ बैठे हुए हैं उमेश जी। उमेश जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, 14 अप्रैल की तारीख क्या योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने भी दलित वोट बैंक को ध्यान में रख के चुकी थी? ये जरूर है, दलित वोट बैंक हमारा मतलब नहीं था। भारतीय संविधान की स्थापना बाबा साहब ने की थी, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और पूरे संविधान को अगर ठीक से पढ़ा जाए तो ये बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है कि बाबा साहब के विचारों से संविधान बहुत हद तक प्रभावित भी है। उनके मूल में था लोकतांत्रिक प्रक्रिया। धीरे धीरे संविधान में तमाम संशोधन करके राजनीतिक दलों ने वो डेमोक्रेसी के सेटअप को नष्ट करने की कगार तक पहुंचा दिया है। आप में भी यही हुआ? आप में भी यही हुआ। इसलिए आज हम उस स्वराज को लेके, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेके हमने कहा कि आज ये सम्मेलन इसी दिन पे होना चाहिए और इसी रूप में याद किया जाना चाहिए। देख लीजिए, ये लोकतंत्र के लिए जाना जाता है, न कि उनके सिद्धांत, विचार, सारी चीजें। उनका क्या योगदान रहा समाज में, उन्होंने धर्म से राजनीति को कैसे अपने के भाषण में किस ढंग से, कितना सुंदर आपके यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया पूरी तरह से, डिफ्रेंशिएट किया था। तंत्र बच गया है, लोग चले गए हैं, प्रशांत भूषण जी का ये कहना है। देखिए, उमेश जी जो कह रहे हैं और जो आज देखने को मिला, एक कार्यकर्ता की तरह मैं आहत हुआ। लेकिन जो कुछ भी वहां पे हुआ, उसे एक बात तो साफ साफ नजर आती है कि जिन ताकतों के विरोध में हम सब खड़े हुए हैं, आज वो ताकत को कमजोर करने का एक प्रयास किया गया। उनके इस तरह के संगोष्ठी करने से किसको फायदा पहुंचा? 10 दिन चुनाव के पहले शांति भूषण जी ने खुलेआम सबको कहा कि वो किरण बेदी जी को बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं, और आज उसी इंसान को बिठा के स्टेज पे योगेंद्र यादव साहब और प्रशांत भूषण साहब ने ये संगोष्ठी करी। ये कौन सी, ये क्या दर्शाता है? तो ये तो साफ साफ जाहिर होता है कि ये उन लोगों के हाथ में खेल रहे हैं जो कि जनतंत्र के विरोधी हैं, जो बाबा साहब के विचारों के विरोधी हैं, जो सत्ता लोलुप हैं, जो सत्ता किसी भी पॉइंट पर हड़पना चाहते हैं। बिल्कुल सोमनाथ जी, वक्त मेरे पास बहुत कम है। देखिए, यहाँ की लड़ाई भी लोकतंत्र और बाबा साहब के सिखाए संविधान पर आकर टिक गई है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इस तरह की पॉलिटिकल फाइट्स होती हैं या वोट बैंक के लिए फाइट होती है, तो ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरह से बाबा साहब की राजनीतिक विरासत को आगे ले जाकर उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है, इसका 21वीं सदी में रिलेवेंस इतना क्यों बढ़ गया है? इसकी महत्ता क्यों बढ़ती जा रही है? थोड़ा तो तरस आता है। देखिए, अभी बाबा साहब ने जो सिस्टम अनलीज किया, जो उन्होंने एक सिद्धांत इस देश को दिया और संविधान में लिख दिया, उसके उदाहरण आपको मिलेंगे। क्या हैं? सरकार ने 4 साल पहले एक सर्वे कराया और उसमें पाया कि 45 लाख SC ST लोग प्रॉपर बिजनेस में हैं, जिनका डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर पर रजिस्ट्रेशन है। ये 45 लाख लोग जितना नौकरी देते हैं वह सरकार द्वारा दलितों को दी गई नौकरियों से बड़ी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने 1000 दलित करोड़पतियों का सर्वे किया है। इनका कंबाइंड टर्नओवर 150 अरब रुपए है। आज ऐसे उदाहरण हैं कि तमाम दलित उद्योगपति ठाकुर साहब लोगों को नौकरी दे रहे हैं, ब्राह्मण साहब लोगों के बच्चों को नौकरी दे रहे हैं, जाटों को नौकरी दे रहे हैं। इससे बड़ी क्रांति इस देश में क्या हो सकती है? तो अंबेडकर ने जिस प्रोसेस को अनलीज किया, जिसके वजह से एक सरकारी नौकरियों के अलावा एक पैरेलल दलित मिडिल क्लास खड़ा हुआ है, उसकी ताकत से बाकी पार्टियां जो है इम्प्रेस्ड हैं और सोचती हैं हम दलित को अब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पर अंबेडकर के उस प्रोसेस पर कोई चर्चा नहीं करता। बिल्कुल, और यही प्रोसेस, यही प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं सोशल एम्पावरमेंट की, सामाजिक जागरूकता की, सामाजिक अधिकार देने की प्रक्रिया जो बाबा साहब ने शुरू की, उसका ही परिणाम देख रहे हैं कि हर राजनीतिक पार्टी उस समाज को, उस वर्ग को लुभाने की इतनी डिस्परेट कोशिशें कर रही हैं। यही कारण है कि 2012 में हिस्ट्री चैनल ने जब एक सर्वे कराया था कि द ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर गांधी, यानी गांधी के बाद सबसे महान व्यक्तित्व भारत में कौन है, तो उसमें 20 लाख लोगों ने वोटिंग की और वो
नाम आया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। ये उनकी महानता दर्शाता है और ये दर्शाता है कि पॉलिटिकल पार्टियां आखिरकार उनकी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाने के लिए इतनी आतुर क्यों है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।